नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस दुखद घटना का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और धुएं की मात्रा के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई। वहीं सभी गंभीर रूप से घायल आईसीयू में भर्ती थे, जहां एक आईसीयू से 11 लोगों को बचा लिया गया और दूसरे आईसीयू से 5 लोगों को बचा लिया गया, जबकि दुर्भाग्य से दूसरे आईसीयू में 6 लोगों को नहीं बचाया जा सका। उनका कहना था कि हम एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समिति को कम से कम 2-3 दिन तक काम करते रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जयपुर अस्पताल अग्निकांड पर कांग्रेस सांसद ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भी अग्निकांड को लेकर बड़ा बयान दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर श्री माधोपुर के नीमका थाना से है, जहां एडीएम भागीरथ साख ने आज स्थानीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई और वेस्टेज सामान के रख रखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल और वार्ड की व्यवस्थाओं की बारीकी से जायजा लिया और वार्ड में भर्ती मरीजों से उनकी चिकित्सा समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें, इस मौके पर एसडीएम अनिल कुमार और प्रभारी कमल यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने एडीएम के साथ मिलकर अस्पतालों में सुधार के प्रयासों को गति देने का आश्वासन भी दिया। एडीएम भागीरथ साख ने अस्पताल प्रबंधन को साफ सफाई और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी कड़े निर्देश दिए, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला श्री माधोपुर का है, जहां वेस्टेज सामान के रख रखाव को लेकर भी एसडीएम ने बड़े निर्देश दिए हैं। अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए एडीएम जो है वो वहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान साफ सफाई को लेकर उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। वेस्टेज सामान के रख रखाव कैसे करने हैं, इसके भी आदेश दिए गए। उन्होंने सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कमियां भी पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके पर भी बातचीत की गई। डॉक्टरों को भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए कि मरीजों का इलाज साफ सफाई के साथ कैसे किया जाना चाहिए, मरीजों को बेहतर सुविधाएं कैसे मिले। इन सभी बातों पे बातचीत हुई। एडीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान साफ सफाई का उन्होंने जायजा लिया। वेस्टेज सामान का रख रखाव कैसे करना है, इसके लिए भी कई दिशा निर्देश जो है एडीएम की तरफ से दिया गया। तो श्री माधोपुर के एक अस्पताल में एडीएम जो है वो निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। साफ सफाई का उन्होंने उस दौरान जायजा लिया, डॉक्टरों से बातचीत की। जो सफाई कर्मी हैं उन्हें भी कई दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए कि किस तरह से सफाई करनी चाहिए, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वेस्टेज सामान कैसे रखना चाहिए, उसके रख रखाव को लेकर भी कई दिशा निर्देश जो है एडीएम की तरफ से दिया गया। तो श्री माधोपुर स्थित अस्पताल में एडीएम जो है वो पहुंचे हुए थे। अस्पताल का निरीक्षण किया उन्होंने। उसके बाद वहां की साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाओं में कई कमियां पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वेस्टेज सामान कैसे रखना चाहिए, किस तरह से रख रखाव करना चाहिए, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मरीज जो है वो साफ सफाई के बीच अपना इलाज करा सके। अस्पताल में साफ सफाई बेहद जरूरी है, क्योंकि मरीज जो है यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं और इलाज जो है वो साफ सफाई के बीच होनी चाहिए। साहब के साथ और जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी इनके साथ राजकीय चिकित्सालय का सामान्य निरीक्षण किया है। इसमें क्योंकि शहर के बीच में अस्पताल और यहाँ जगह की काफी कमी है, तो थोड़ा पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए इनको कहा है। और इसके अलावा जो सामान जो भी वर्तमान में काम में नहीं आ रहा है, तो उनको एक जगह व्यवस्थित करें, ताकि वो कई जो मरीज है उनके परिजन है उनके आवागमन में किसी तरह की बाधा पैदा न करे और स्थान निकल जाए। इसके साथ साथ जो स्टाफ है वो भी अपने जो रूम है और जो बैठक स्थान है अस्पताल की साफ सफाई पर उसको व्यवस्थित रखने में अपना समय दें, उसको ध्यान रखें विशेष तौर पर। ये बातें बाकी सुधार होगा। एसडीओ साहब भी दोबारा देखेंगे इसको। इंचार्ज साहब ने भी कहा है कि भाई इसमें प्रयास करके इसको सही करेंगे व्यवस्थित।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहां श्री जन सेवा समिति और आयुर्वेदिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क स्वास्थ्य रोग निदान जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस शिविर गांधी चौक स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में सोमवार मध्य रात्रि 12 बजे से शुरू हुआ। इसमें स्वास्थ्य रोगियों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा और परंपरागत उपचार के साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश भी दिया गया। आपको बता दें, शिविर की खासियत रही कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में तैयार की गई खीर का वितरण, जिसे चंद्रमा की किरणों में रखकर औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, इसे स्वास्थ्य रोगियों को प्रसाद स्वरूप दिया गया, जो खास तौर पर अस्थमा एलर्जी रोगियों के लिए लाभकारी होता है। आपको बता दें, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रभारी सीमा गुर्जर ने इस शिविर में कुल 310 लोगों की जांच की और उन्हें निशुल्क औषधियां भी प्रदान की गई। उन्होंने आयुर्वेदिक जीवन शैली और रोग मुक्त जीवन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आपको बता दें, इस दौरान समिति के सदस्यों ने मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श यानी सजेशन भी दिए। देर रात तक चले इस आयोजन में आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को जीवंत और समाज सेवा की एक नई मिसाल पेश की गई। समिति नसीराबाद का अध्यक्ष प्रवीण चंद्र गढ़िया। जन सेवा समिति के द्वारा विगत 30 वर्षों से श्वास रोग समन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसमें नीमच, नागौर जिला नीमच से दूर से दराज से मरीज आते हैं, वो आपके सामने अब है और इसका आप लोग निरीक्षण करें। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, सेवा की भावना है, सेवा करते आ रहे हैं और सेवा करती रहेगी। ये संस्था के द्वारा बाम व अमृतधारा का निर्माण करके खूब बांटा जाता है। इस संस्था के द्वारा ये पदमचंद धर्मचंद राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय का निर्माण सन 2000 में कराया गया था। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम है श्वास रोग समन शिविर। जो श्वास रोग का निराकरण करने के लिए ये चंद्रमा की किरणों के ऊपर जो शरद पूर्णिमा में कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम संपन्न हुआ है। शरद पूर्णिमा के अवसर पे कैंप किया गया। इस अवसर पे श्वास का संबंध से रिलेटेड कैंप किया गया और इसमें 310 पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं और इसमें बहुत दूर दूर से, जैसे कि कोई अहमदाबाद से आया, कोई नीमच से आया है, कोई मालपुरा से आया, लांबा से आया, बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आए हैं। और पेशेंट आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको कितना लाभ होता है और हमेशा होता आया है। और हम ऐसे ही जैसे हमने आज तक इनकी सेवा की है कि उनको अच्छा रिजल्ट दिया है, ऐसे हम हमेशा उनको अच्छा रिजल्ट देंगे और उनके स्वास्थ्य की हम हमेशा अच्छी कामना करते हैं। यह कार्यक्रम रात में आयोजित किया गया है या दोपहर में? सर, ये रात में किया जाता है क्योंकि ये शरद पूर्णिमा का कैंप है, तो ये चंद्रमा की किरण में जो खीर बनती है उस खीर के अंदर अपन स्वास्थ्य से रिलेटेड मेडिसिन मिक्स करके देते हैं। तो ये रात में 12 बजे मध्य रात्रि में ये कैंप आयोजित। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां केकड़ी को जोड़ने वाला राजमार्ग अब मौत का रास्ता बन चुका है। आपको बता दें, सड़क पर जगह जगह 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे हैं, जो आम जन के लिए रोजाना खतरा बन रहे हैं। आज सुबह करीब 10 बजे शोकलिया चौराहे पर केकड़ी से नसीराबाद की ओर आ रहे चारे से भरी पिकअप गड्ढे में पलट गई। गनीमत रही कि चालक और खलासी जो है वो सुरक्षित रहे, वरना यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस खास्ता हाल सड़क पर सरवार के पास टोल वसूली जारी रही है, मोटी रकम वसूली जा रही है, लेकिन सड़क की हालात सुधरने के बजाय दिन ब दिन खराब होती जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायतों पर प्रशासन और टोल कंपनी दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर जनता का पैसा कहां जा रहा है, जब सड़क खुद मौत का मैदान बन चुका है। जनता की जान की कोई कीमत नहीं है, जबकि ठेकेदार मुनाफे में डूबे हुए हैं। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही इसे लेकर कार्रवाई करे।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां सीएमसी सेंटर मंडोर में आयोजित 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का सफल समापन 6 अक्टूबर को हुआ। आपको बता दें, इस प्रशिक्षण में करीब 35 गांवों की महिलाओं ने भाग लिया। पशुधन स्टेट ट्रेनर रामलाल मीणा के अनुसार इस ट्रेनिंग का उद्देश्य महिलाओं को पशुपालन में जागरूक बनाना है। महिलाएं गांव में डिवर्मिंग, टीकाकरण, नस्ल सुधार और सरकारी योजनाओं से जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। वहीं इस मामले को लेकर डीआरसी राज कंवर और मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि राजीविका के माध्यम से हर गांव में महिलाओं की आजीविका समूह बनाए जाएंगे, जो पशुपालन के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ नियमित सर्वे और प्राथमिक उपचार की जानकारी भी देंगे। ये पहल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कृषि मंडल के रूप में क्रियान्वित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्तिकरण और आजीविका के अवसर को बढ़ाना है। आपका नाम पुरकावास, जिला जोधपुर, राज्य राजस्थान। मेरे समूह का नाम जय बहन समूह, मैं अध्यक्ष हूँ। कृषि पशु सखी की ट्रेनिंग सीखने के लिए आई हूँ और पशु सखी बहुत सारा सीखा है हमने। और हमारे गांव में जाकर हम एक महीने में एक बैठक करेंगे और महिलाओं को समझाएंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। उसके पशु के बीमा करवाएंगे, टीकाकरण करवाएंगे, अजोला घास लगाएंगे, ईंट बनाएंगे और पशुओं को कैसे रखते हैं उसके आवास के बारे में जानकारी देंगे और दूध कैसे निकालते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं अभी SRP हूँ, लाइवस्टॉक SRP। अभी 4 दिवसीय पशु सखी प्रशिक्षण हमें CMTC मंडोर में चल रहा है और इस ट्रेनिंग से गाँव में जो राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं पशुपालन विभाग से, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चल रही है, तो वो उससे भी लोगों को फायदा मिलेगा कि जैसे पशु की मृत्यु हो जाने के कई बार पशुपालक बहुत निराश हो जाता है, जैसे पशु बीमा करने से लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही साथ जैसे टीकाकरण वाली योजनाएं हैं, बधियाकरण हो गया, फिर अजोला घास लगाना, एक अजोला संतुलित फीड देने का भी एक उनका काम रहेगा। और इसे ये राजीविका के तहत NRLM परियोजना के तहत एक पशु सखी कॉन्सेप्ट हम हर गांव में जो राजस्व गांव है उसमें लगा रहे, एक कृषि सखी और एक पशु सखी लगा रहे हैं। तो पशु सखी पशुपालन संबंधी गतिविधि को आगे बढ़ाने का काम करेगी, साथ ही साथ पशुपालन से उत्पादन बढ़ाने का काम करेगी। जैसे कि पशुओं की मृत्यु दर को कम करना है, पशुओं की पहले डेथ रेट ज़्यादा थी, आज हम जहाँ पशु की हमें लगी हुई है वहाँ पशुओं की मृत्यु दर कम हुई है। वैक्सीन का परसेंटेज रेट भी कम था, आज टीकाकरण वाला जहाँ हमारी पशु की लगी हुई है टीकाकरण वगैरह समय से करवा रही है। और भी इस योजनाओं से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और हर किसान खुशहाल होगा, आत्मनिर्भर बनेगा और पशु सखी इसको घर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार करेगी। साथ ही साथ एक हर गांव में एक आजीविका समूह बनाएगी। उस आजीविका समूह का मेन उद्देश्य यही है कि जो समूह में जुड़ी महिलाएं हैं उनकी आमदनी को दुगनी करना है, तो ये चीजें करेंगी। साथ ही साथ तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर सीकर जिले से है, जहां शेखावटी स्कूल में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय 14 वर्ष आयु वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिता का भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। आपको बता दें, 7 दिनों तक चले इस आयोजन में राज्य भर से 85 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबलों में छात्रा वर्ग में जयपुर की टीम ने भीलवाड़ा को और छात्र वर्ग में जयपुर की टीम ने जोधपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया। व्यक्तिगत यानी पर्सनल स्पर्धा में छात्र वर्ग में जयपुर के वयम और छात्रा वर्ग में जोधपुर की लक्षिता ने प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको बता दें, प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले टीमों को बीकानेर शिक्षा निदेशक सीताराम जाट और सहायक निदेशक मोहन राम सिहाग के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य व्यक्तियों ने ट्रॉफी और मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया
और बच्चों के भविष्य को लेकर प्रेरणादायक बातें भी कही। मीडिया का आभार व्यक्त करता हुआ पूरे राजस्थान मैं मेहमानों के साथ आया और मेहमानों के साथ विदाई ले रहा है। कभी भी ये सोचा नहीं था कि ये कोई मानसूनी मौसम नहीं है, लेकिन ये बाबा परमहंस की धरती है। यहाँ के लोगों का दिल इतना बड़ा है, बड़े प्यार और प्रेम से पूरे राजस्थान को बुलाया। बारिश ने भी स्वागत किया और बारिश ने समापन किया। मीडिया ने इसको बहुत राजस्थान लेवल पे प्रसारित किया। मैं पुनः आप लोगों के उत्साहवर्धन को देखते हुए शेखावटी परिवार से विश्वास दिलाता हूं कि जो इतना प्यारा कार्यक्रम राजस्थान का हुआ है, आने वाले कल में आपके सहयोग से इसको नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कोटा जिले के सांगोद तहसील के लटूरा गांव से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, जहां पिछले 2 महीने से प्राथमिक विद्यालय का संचालन हनुमान मंदिर परिसर में किया जा रहा है। दरअसल 2 महीने पहले मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी BEO द्वारा विद्यालय को अन्य स्थान पर संचालित करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब तक संशोधित आदेश जारी नहीं हुए, जिससे स्कूल स्टाफ और विद्यार्थी असमंजस में हैं। प्रधानाध्यापिका आकांक्षा पंचोली ने बताया कि जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, मंदिर में ही स्कूल चलाना मजबूरी है। वहीं गांव वासियों का कहना है कि मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है, जिससे पढ़ाई में खलल पड़ता है। ग्रामीणों ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है और प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। सरकार तंत्र की लापरवाही और फाइलों में उलझी प्रक्रिया की वजह से लटूरा के बच्चे आज भी मंदिर में पढ़ने को मजबूर हैं। देखना होगा शिक्षा विभाग कब नींद से जागता है और बच्चों को एक सुरक्षित, शांत और समुचित स्कूल वातावरण प्रदान करता है। आदेश के द्वारा टीम का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि विद्यालय भवन जो होता है और उनके द्वारा मौखिक निर्देशानुसार हमें सामुदायिक भवन में शिफ्ट करने के लिए कहा गया और 2 महीने हो चुके हैं। वर्षा ऋतु तक का आदेश था ये, और CBO सर द्वारा वापस से निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने विद्यालय में कुछ टाइम बाद शिफ्ट हो जाना। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड के पिनान कस्बे के लोगों के लिए एक बड़ी ही राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें, राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत पिनान में अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, करीब 1.3 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 2 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंटेड सड़क, इंटरलॉकिंग टाइल्स और बरसाती पानी निकासी के लिए पुलिया का भी निर्माण किया जा रहा है। NH 921 के जाट तिराहे से हरिजन गुमाव तक बनने वाली ये सड़क लंबी 7 मीटर चौड़ी होगी और कार्य की जिम्मेदारी PWD रैनी के सहायक अभियंता पंकज सैनी के निर्देशन में की जा रही है। ये मार्ग पिनान के मुख्य बाजार, राजकीय स्कूल, अस्पताल, छात्रावास, GSS और हाईवे और एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। साथ ही बैरावंडा, ठाड़ी, बैरवा, खटील मोहल्ला जैसे दर्जनों गांव का इससे सीधा लाभ मिलेगा। अटल प्रगति पथ का निर्माण पिनान कस्बे के लिए न बल्कि सड़क सुधार की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जाता है, बल्कि ये मार्ग आने वाले समय में सामाजिक और आर्थिक विकास का इंजन भी बन सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खेतरी में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में आज भारी हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें, बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने आपस में जमकर नारेबाजी की और विरोध के स्वर में कुर्सियां भी उछाली। कुछ समय के लिए माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। जानकारी के मुताबिक कई कांग्रेस कार्यकर्ता उन सदस्यों के खिलाफ अपना विरोध जता रहे थे जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था। इस मुद्दे को लेकर बैठक में तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। बैठक में मौजूद पर्यवेक्षक प्रवीण डागर ने भी माना कि कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त है और इसे जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण और सभी को मिलकर आगामी चुनाव की तैयारी करनी होगी। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष दिनेश शुंडा, हेम सिंह शेखावत और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें, हंगामे के बावजूद बैठक के अंत में संगठन को मजबूत करने और एकजुटता बनाए रखने का आह्वान भी किया गया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर श्रीमाधोपुर से है, जहां कल से आज सुबह तक बारिश का डेरा रहा। आपको बता दें, रिकॉर्ड तोड़ 1.105 मिलीमीटर बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहीं सीवरेज ठेकेदारों की लापरवाही के चलते शहर की सड़कों और गलियों में गहरे गड्ढे भी बन गए, जिनकी मरम्मत नहीं होने से आधा दर्जन से अधिक वाहन जो है वहां फंस गए और कुछ तो पलट भी गए। आपको बता दें, पृथ्वीपुरा अंडरपास में पिछले 24 घंटे से जल भराव है, लेकिन प्रशासन और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाए हैं। निकासी के लिए लगाए गए जनरेटर भी बंद पड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अंडरपास से कई कॉलोनियां और गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन निकासी व्यवस्था न होने से आवागमन जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चे, राहगीर रेलवे लाइन पार कर जोखिम उठाने को मजबूर है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर करेड़ा से है, जहां कार्यवाहक तहसीलदार कंचन चौहान के खिलाफ राजस्व कर्मी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, राजस्थान पटवार संघ और कानूनगो संघ की उप शाखा करेड़ा ने तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी हैं। राजस्व कर्मचारियों का आरोप है कि तहसीलदार पद का दुरुपयोग कर वेतन भत्ते काटना, शोषण और धमकाने जैसे कार्य कर रही है। साथ ही ग्रामीणों ने भी तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि तहसीलदार कार्यालय में कम समय बिताती है और राजनीतिक संरक्षण का रुबाब दिखाती रहती है। इसकी वजह से कामकाज जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है और इसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर नसीराबाद से है, जहां एक चिंताजनक खबर सामने आई है। आपको बता दें, नसीराबाद में नशे का कारोबार इस कदर बढ़ चुका है कि अब मात्र 13 साल के मासूम बच्चे भी गांजे की सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ये स्थिति पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता पर करारा तमाचा भी है। नसीराबाद की गलियों, स्कूलों के आसपास पार्कों में खुलेआम नशा बिक रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये कोई मामूली मामला नहीं, बल्कि संगठित गिरोह की तरफ से इशारा करता है, जो बच्चों और युवाओं को नशे की लत में फंसा रहा है। हालांकि शिकायतें कई बार दर्ज कराई जा चुकी हैं, लेकिन ना कोई प्रभावी कार्रवाई हुई है और ना ही कोई छापेमारी। सवाल उठता है, क्या पुलिस और प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है या कोई और भी मंसूबा है? तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।